हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आपातकालीन। देखिए, आपातकाल जो होता है वो सिचुएशन होता है जब देश जो होता है कंट्रोल से बाहर चली जाती है। तब ये प्रावधान है कि हम इसमें जो है आपातकालीन घोषणा करके यानी इमरजेंसी की घोषणा करके जो है देश को जो है बचाना होता है। तो युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के कारण जो है आपातकाल, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। जिस दिन से जो है भारत स्वतंत्र हुआ है, हमें देश के सामने मौजूद अनेक समस्याओं का सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर जो है हमें संघर्ष करना पड़ा है। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास बहुत ही संसाधनों की कमी थी। जितना हमें उन्हें हल करने का प्रयास किया उतने ही वो बढ़ती रही, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इसके परिणाम स्वरूप भारत उन्नति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता चला गया। अचानक एक झटका तब लगा जब हमारे एक पड़ोसी देश चीन ने 1962 में हमारी उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण करके देश की सुरक्षा को चुनौती दी। केंद्र सरकार ने इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए असाधारण व्यक्तियों से अपने को जो है लैस कर लिया, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। देश की सुरक्षा, एकता और अस्तित्व की रक्षा के लिए भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए एक विशेष शक्ति प्रदान की गई। कहते हैं, अगर बात देखा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद जो है 352 की घोषणा, यानी ये शक्ति जो था राष्ट्रपति को दिया गया, जिसके कारण वो जो है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किया जा सकता है। क्योंकि जब ऐसी बाहरी आक्रमण हमारे देश पे होता है तो इस कंडीशन में जो है लोगों को सुरक्षा करना सबसे बड़ी दायित्व होती है। तो ये उस समय होता है जहाँ पर लोगों को जो है सुरक्षा करने के हर संभव कोशिश किया जाता है। कहते भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है। ऐसी घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि स्थिति बहुत विकट है तथा भारत तथा उसके किसी भी भाग को सुरक्षा खतरे में है। इसमें अगर हम बात देखें तो युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण देश के जो है अंतर सशस्त्र विद्रोह के कारण ध्यान रहेगी, राष्ट्रपति यह घोषणा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले भी कर सकते हैं। यानी कहते हैं इमरजेंसी की पावर राष्ट्रपति को उस समय दी गई है जब जो है युद्ध बाहरी आक्रमण हो और देश में जो लगे कि यहाँ पर जो है सब कुछ सही नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति यहाँ पर इमरजेंसी लागू कर सकता है। यानी 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी संकटकालीन घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही कर सकता है। कहते हैं ये सिफारिश जो होता है मंत्रिमंडल के लिखित जो है दस्तावेज पे ही किया जा सकता है, जैसे कि इंदिरा गांधी ने भी किया था कि इमरजेंसी के लागू रातों रात करवाई गई थी। तो ये बड़ी बात थी जो कि बहुत ज़रूरी भी था। कहते हैं ऐसी जो है संकटकालीन घोषणा की पुष्टि संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 मास के अंदर होना अनिवार्य होता है, नहीं तो वो घोषणा स्वयं ही समाप्त हो जाती है। संकटकालीन घोषणा के इस समय यदि लोकसभा भंग है अथवा उसका अधिवेशन नहीं चल रहा है तो इसकी पुष्टि राज्यसभा द्वारा 1 महीने के अंदर होना होता है तथा बाद में लोकसभा द्वारा जो अधिवेशन जो है एक होने के 1 मास बाद अंदर ही हो जाना चाहिए। यानी 1 मास के अंदर होना ये सुनिश्चित किया गया था। संसद द्वारा एक बार पुष्टि हो जाने पर आपातकाल का प्रभाव घोषणा की तिथि से 6 महीने तक रहता है। यदि इसके 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा दूसरा प्रस्ताव पास किया जाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहती है, परंतु स्थिति में सुधार होने पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करने से जो है आपातकाल समाप्त भी हो सकता है। यानी यहाँ पर सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार लोकसभा के 10% या अधिक सदस्य लोकसभा के अधिवेशन की मांग भी कर सकते हैं तथा उस अधिवेशन में साधारण बहुमत द्वारा आपातकाल को रद्द अथवा समाप्त भी किया जा सकता है। ये प्रावधान निश्चित किया गया था। कहते हैं हमारे देश में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की जा चुकी है। पहली बार जो है 26 अक्टूबर 1962 को आपातकालीन घोषणा की गई थी, जब चीन ने हमारी उत्तर पूर्वी की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो इस समय जो है पूरे भारत में आपातकालीन घोषणा किया गया था और यह राष्ट्रीय संकट जो था 10 जनवरी जो है 1968 तक जारी रहा। यानी काफ़ी समय तक देखा जाए तो ये जारी रहा, हालांकि तनाव बहुत पहले समाप्त हो गया था। उसके पश्चात दूसरी बार इसकी घोषणा जो है भारत पाक युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को की गई तथा यह 21 मार्च 1977 को समाप्त हो गई। कहते हैं बाहरी आक्रमण के आधार पर यह आपातकाल चल ही रहा था, परंतु उसी
समय 25 जून 1975 को तीसरी आपातकालीन घोषणा कर दी गई। यह घोषणा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई थी, जिसके लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। सरकार के पास 1971 के दूसरे राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति पहले से ही थी, इसलिए जो है आपातकालीन लगाना बहुत ही सरल हो गया था। कहते हैं भारत में सिर्फ 3 बार लगाई गई, लेकिन तीनों बार जो थी तो परिस्थिति खराब थी, जो कि बहुत काफ़ी कंट्रोल से बाहर थी। लेकिन फिर भी हमारे जो है सूझबूझ की वजह से जो है ये काफ़ी जो है कंट्रोल में आ गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव देखिए, इसमें जो होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है उससे क्या प्रभाव होता है, आखिर इसके दौरान क्या चीज़ें जरूरी होती है राष्ट्रीय के लिए। कहते हैं राष्ट्रीय जो है संकट की घोषणा के व्यक्तियों के अधिकार व राज्य के जो है दूरगामी प्रभाव पड़ता है। आपने पढ़ा भी था कि जब ये आपातकालीन घोषणा की जाती है तो हमारा जो अधिकार होता है सारे के सारे जो होते हैं ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि संघीय भी संविधान का स्वरूप जो है एकात्मक में बदल जाता है और केंद्र की सत्ता में वृद्धि हो जाती है। यानी देखा जाए तो सारे के सारे जो होता है जो स्वरूप एकात्मक में बदल जाता है, कोई भी जो स्टेट नहीं रह जाता, संघीय जो है संविधान खत्म हो जाती है और केंद्र के पास सारी सत्ता जो है चली जाती है। संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर भी संपूर्ण देश अथवा उसके किसी भी भाग के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। भारत का राष्ट्रपति राज्यों को कार्यपालिका संबंधी शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देश देने लग जाता है। तो ये काफ़ी जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस जो है आपातकाल के दौरान लोकसभा एक बार में अपने जो है कार्यालय में 1 वर्ष तक की वृद्धि कर भी सकता है, परंतु घोषणा का प्रभाव समाप्त होने पर 6 महीने से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार राज्य के विधानमंडलों का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को केंद्र तथा राज्य के बीच राष्ट्र के बंटवारे से संबंधी प्रावधानों भी जो है फेरबदल करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे के सारी चीज़ होती है आपातकालीन के दौरान जो होती है। लेकिन कहते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाली मौलिक अधिकार जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, स्वतः ही स्थगित हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। यानी पहले जो जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए थे उस सारे के सारे मौलिक अधिकार जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, सिर्फ जीने का अधिकार ही रह जाता है। यह स्थगित आपातकाल की समाप्ति तक जारी रहता है, परंतु 44वें संशोधन के अनुसार केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर ही इन स्वतंत्रताओं को स्थगित किया जा सकता है। कहते हैं अगर हमने ऊपर जो बातें किया है इससे ये बात साफ शब्दों में स्पष्ट हो रहा है कि संकट काल में केवल राज्य की स्वायत्तता ही स्थगित नहीं होती है, बल्कि भारतीय संघीय संरचना भी एकात्मक ढांचों में बदल जाती है। इससे आवश्यक माना जाता है जिससे केंद्र सरकार की असामान्य स्थिति का जो है सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल सके। परंतु 25 जून 1975 घोषित जो है राष्ट्रीय संकट के समय क्या हुआ, कुछ आलोचकों का कहना है कि इस काल में सत्ता का दुरुपयोग हुआ। कहते हैं लोकतांत्रिक परंपराओं का अतिक्रमण हुआ और विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, चुनाव टाल दिए गए और लोकसभा की अवधि बढ़ा दी गई तथा प्रेस का जो है गला घोटा गया। सत्ता के इसी दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप 1970 में जनता सरकार का गठन भी हुआ तथा उससे वह संविधान संशोधित विधेयक पास भी कराया गया, जिसमें संकटकालीन शक्तियों के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध अनेकों प्रावधान जोड़े गए। देखा जाए तो दोस्तों ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकालीन, देखिए ये तो हमारा होता है घरेलू मामला, जिसमें जो है संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तो उस समय जो है आपातकालीन घोषणा की जाती है और इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकालीन घोषणा जारी कर सकते हैं यदि वह राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या किसी अन्य प्रकार से संतुष्टि हो जाए कि वह ऐसी स्थिति हो गई है जिससे राज्य का प्रशासन जो है विधि पूर्वक नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकालीन घोषणा करके राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। आम बोलचाल में से राष्ट्रपति शासन भी कहा जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की तरह इस दूसरी प्रकार की आपातकालीन घोषणा को भी संसद के दोनों सदनों के सामने 2 महीने के अंदर पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य माना जाता है। संसद द्वारा 2 महीने के अंदर पुष्टि न होने पर वह स्वयं ही समाप्त भी हो जाता है। संसद द्वारा पास होने पर जो है घोषणा एक बार में 6 मास तक
वैध रहती है। इसको अलग 6 महीने के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस अवधि को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल पहले ही जारी हो। यानी राष्ट्रपति ने पहले ही अगर आपातकालीन की घोषणा कर चुके हैं तो ये राष्ट्रीय आपातकाल पहले की जारी हो तो ये चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि राज्य विधानमंडल का चुनाव करना संभव है या नहीं। यानी चुनाव होगा कि नहीं, ये सारे जो है दबदबा होता है चुनाव आयोग के पास, और वही प्रमाणित करता है कि ये चुनाव होगा या नहीं। इस प्रकार के आपातकाल को अधिकांश राज्य में समय समय पर अनेक बार लागू भी किया गया था। 1951 में पहली बार पंजाब राज्य में इस प्रकार का आपातकाल लागू किया गया था, और 1957 में यानी 1957 में केवल राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। यानी केरल में ही जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, और 1970 में पूरे 9 राज्य में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और यह कदम मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने उठाया था। कांग्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना भी किया था, और 1980 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन राज्यों में जनता पार्टी बहुमत से थी वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कहते हैं 1986 में जो है उग्रवाद और आंतरिक विद्रोह के कारण जम्मू व कश्मीर में आपातकालीन घोषणा की गई थी, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 बार से भी अधिक भिन्न भिन्न राज्यों में एक साथ दूसरे कारण से आपातकाल लागू हो चुकी है। उसके पश्चात हमारा टॉपिक आता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। कहते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण घोषित आपातकाल के जो है कुछ प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। पहला तो यही प्रभाव मिलता है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्य अथवा किसी एक कार्य को अपने हाथों में ले सकता है, अथवा उनको राज्यपाल या किसी अन्य कार्य अधिकारी को सौंप भी सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को स्थगित अथवा भंग भी कर सकता है, और वह संसद के राज्य विधानमंडलों के साथ स्थान पर कानून निर्माण के लिए जो है अधिकृत भी कर सकता है। घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति कोई अन्य आवश्यक प्रावधान भी लागू यहाँ पर कर सकता है। तो सारे जो है राष्ट्रपति के शासन लागू करने का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन लागू किया भी गया था, उसे अनेक प्रश्न को जन्म भी दिया है। कई बार तो परिस्थिति की मांग थी, और कई अवसरों पर राष्ट्रपति शासन केवल राजनीतिक आधार पर केंद्र से विभिन्न राजनीतिक दल की सरकार को गिराने के लिए लागू किया गया था। कहते हैं हमारी राजनीति में ये सब भी बहुत आसान तरीक़ों से किया जा सकता है। किसी को सरकार गिराने के लिए इस तरह के प्रावधान भी किया जाता है। यद्यपि उस दल का भी जो है विधान सभा के पूर्ण बहुमत था। विधानसभाओं के स्थगित अथवा भंग करने तथा अन्य राजनीतिक दलों को राज्य में सरकारों के निर्माण का अवसर न देना केंद्रीय सरकार के जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ही ऐसा हुआ है, जिसके लिए अनुच्छेद 356 का जो है स्पष्टता जो है दुरुपयोग हुआ है। यानी कहते हैं कुछ रूल रेगुलेशन बनाई जाती है तो कुछ रूल रेगुलेशन का उसका दुरुपयोग करना भी लोग सीख लेते हैं। तो आज जो कहते हैं बहुत से जो आपातकालीन लगाई गई थी सिर्फ अपने जो है रोटी सेकने के लिए लगाई गई थी, इसका कोई भी मेन आधार नहीं थी इसमें। अगर बात करें उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर 356 जो है विविधाग्रस्त रहा है तो इसका अत्यधिक दुरुपयोग भी किया गया है। कहते हैं 44वें संशोधन अधिनियम में दिए गए सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद इस प्रावधान का केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किए जाने का आरोप भी लगाया गया था। इसी कारण इस अनुच्छेद को संविधान से हटाने अथवा इसके दुरुपयोग को समाप्त करने का प्रावधान बनाने की मांग सामने आई है। सरकारी आयोग ने जिसे केंद्र राज्य प्रबंधन का पुण्य निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया था, अनुच्छेद जो है 356 के अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग करने की सिफारिश की गई थी, और ये ऐसा होना भी चाहिए। कहते हैं आपातकालीन ऐसे ना हो कि हर समय लगा दी जाए, ठीक है, आपातकालीन तब लगाना चाहिए जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाता है। आयोग के सुझाव के अनुसार राज्य विधानसभा के उस समय भंग न किया जाए जब तक जो है संसद आपातकालीन घोषणा को स्वीकार न करे। सरकारी आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकालीन घोषणा से पहले वैकल्पिक सरकार के निर्माण की सभी संभावनाओं के लिए सूचित प्रयास अत्यंत आवश्यक होती है। तो कहते हैं दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आपातकालीन जैसी शक्तियाँ हमें राष्ट्रपति के पास दिए हैं, तो उसका कारण आधार यही होता है कि हम ऐसे संकटों में देश की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं देश की रक्षा की जगह अपना महत्व निकालने के लिए ऐसे कार्य किए हैं जो कि सही भी नहीं है। कई टाइम तो आपातकालीन सिर्फ बेमतलब की लगाई गई थी, अपनी प्रभुसत्ता बनाने के लिए लगाई गई थी, जो देश के लिए जो है बहुत ही गलत साबित हुआ और देश के जो है
काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं आपातकालीन की शक्ति मिली है तो जब प्रावधान हो, जब ज़रूरी हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है वित्तीय संकट, यानी जो है यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाया जाता है। कहते हैं इसको अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लिया गया है। तीनों प्रकार के आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय संकट कहलाता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। अन्य दो प्रकार के आपातकाल की भांति इसको भी लागू होने के 2 मास के अंदर संसद की स्वीकृति भी मिलना आवश्यक होता है। जब तक स्थिति में सुधार न हो तब तक संकट काल जारी रह सकता है तथा इसको बाद में घोषणा द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है। तो कहते हैं वित्तीय संकट जो है बहुत ही बुरा स्थिति में लगाई जाती है। अगर आपने देखा होगा श्रीलंका का जब वित्तीय संकट पड़ा था तो बहुत ही तहस नहस और बहुत ही नुकसान देखने को भी मिला था। कहते हैं वित्तीय संकट के क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार किसी भी राज्य को वित्तीय मामलों में संबंधी निर्देश दिया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारी के वेतन व भत्तों को कम करने की सिफारिश भी किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वित्तीय विधेयकों की संसद में विचारों के लिए राष्ट्रपति राज्य की सुरक्षा रखने के लिए भी कहा जा सकता है। यानी ये सारे प्रभाव हैं। अगर देखा जाए राष्ट्रपति केंद्रीय कर्मचारी जिनमें उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं उनके भी वेतन और भत्ते को कम करने के निर्देश दिया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो प्रावधान आते हैं वित्तीय संकट के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण था जिसमें हम इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में विस्तार पूर्वक जाने और जाना कि इमरजेंसी कब कब लगाई गई और इमरजेंसी के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, आगे का चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। लेकिन आपको पता है कि जाते जाते एक बात जरूर करना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो इसके लिए क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। कोई टॉपिक भी आप देखना चाहोगे तो अगर आप नाम लिखोगे, रिसर्च करोगे तो वो आपको टॉपिक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो सब्सक्राइब में आप जब जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि वीडियो का ऑप्शन आता है, वहाँ पर सारे वीडियो आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा जो डाला गया है वो टॉपिक के हिसाब से आप अपना सेव करके जो है इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो।